आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ राशि सैनी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तेलंगाना में 119 सदस्यों वाली विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान सवेरे 7 बजे शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव में 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। तेलंगाना में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य की विशेष पुलिस की 50 कंपनियां और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 375 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के 23,000 से अधिक होमगार्ड और 45,000 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। केंद्रीय बलों की तैनाती विशेष रूप से 12,000 से अधिक संवेदनशील मतदान केंद्रों पर की गई है। मॉडल मतदान केंद्रों के अलावा चुनाव अधिकारियों ने विशेष रूप से हैदराबाद जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संकल्प के साथ पूरी तरह से महिला संचालित और पूरी तरह से दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तेलंगाना की अपनी बहनों और भाइयों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने का आह्वान करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अंबरपेट के एक मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में मतदान किया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में बीआरएस एमएलसी के कविता ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ करेंगे। यह केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगा ताकि वे इस तकनीक का उपयोग आजीविका सहायता के लिए कर सके। अगले 3 वर्षों के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और उपयोग करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह पहल कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एम्स देवघर में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। महिला एसएचजी को ड्रोन उपलब्ध कराने और जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की इन दोनों पहलों की घोषणा प्रधानमंत्री ने इस साल की शुरुआत में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश भर के 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में सेवाएं देंगे। नवनियुक्त कर्मी ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 2 दिन की यात्रा पर दुबई के लिए रवाना होंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए विश्व के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान जलवायु परिवर्तन प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है और नई दिल्ली घोषणा में कई महत्वपूर्ण उपायों की भी बात कही गई है।
COP28 सम्मेलन में इस दिशा में भारत की सफलताओं को साझा करने का मंच उपलब्ध होगा। ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत के अभूतपूर्व योगदान का उल्लेख करते हुए 5 विशिष्ट लक्ष्य पंचामृत की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन घोषणा से जुड़े पक्षों का उच्च स्तरीय 28वां सम्मेलन COP28 संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में हो रहा है। COP28 जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती से निपटने की रणनीति और सामूहिक प्रयासों पर चर्चा का मंच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिसंबर तक महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। कल 1 दिसंबर को पुणे में राष्ट्रपति सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति वर्चुअल माध्यम से कम्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रजना का भी उद्घाटन करेंगी। संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर को संपन्न होगा और इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है ताकि संसद में रचनात्मक चर्चा हो सके। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत को MICE बैठकें प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियों में गंतव्य के रूप में विकसित करने पर उद्योग गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान देश भर के 56 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं। इसने भारत के मजबूत MICE बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। गोलमेज बैठकें में भारत को वैश्विक MICE बैठकें प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियों गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने हेतु रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए MICE उद्योग के CEO और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह समझौता पूरे पूर्वोत्तर विशेषकर मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत को बढ़ावा देने वाला है। पहली बार घाटी स्थित मणिपुरी हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने और भारत के संविधान और देश के कानून का सम्मान करने पर सहमत हुआ है। यह समझौता न केवल UNLF और सुरक्षा बलों के बीच विरोध को समाप्त करेगा, जिसने पिछली आधी शताब्दी से अधिक समय से दोनों पक्षों की ओर से बहुमूल्य जिंदगियां ली हैं, बल्कि समुदाय के दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर UNLF के मुख्य धारा में लौटने का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, यह समझौता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के सकुशल बाहर आने की खुशी में हर्ष पर्व के रूप में इगास मनाई गई। इस अवसर पर श्रमिकों को परिजन भी मौजूद रहे। और श्रमिकों के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रमिकों के परिजनों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के परिजनों को सम्मानित करते हुए उनके धैर्य और श्रमिकों के साहस की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बचाव दल की तत्परता, टेक्नोलॉजी के सहयोग और सुरंग के अंदर फंसे श्रमिक बंधुओं की जीवटता के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं बौखनाग देवता की कृपा से यह अभियान सफल हुआ। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का आयोजन वाराणसी में 17 से 30 दिसंबर के बीच किया जाएगा। इसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी के लोग आमंत्रित किए गए हैं, जो 8 दिनों के लिए ट्रेन से वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा करेंगे। इसमें विद्यार्थी, अध्यापक, किसान, शिल्पकार, व्यापारी, धार्मिक लोग, लेखक और पेशेवर शामिल होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में तमिलनाडु और काशी की कला एवं संस्कृति, हैंडलूम, हस्तकरघा, व्यंजन एवं अन्य उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए गैलरियां लगाई जाएंगी। तमिलनाडु में लगातार भारी बारिश के कारण चेन्नई के कई हिस्सों में जल भराव देखा गया।
चेन्नई स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि आज चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम गरज और बिजली के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तमिलनाडु और कराईकल क्षेत्र के तिरुवल्लुर, कुड्डालोर, अरियालूर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और रामनाथपुरम जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए तिरुवल्लुर कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रखने के आदेश दिए हैं। तमिलनाडु में लगातार बारिश के कारण मदुरै में बंदियूर मरियम्मन तेप्पाकुलम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया। बंदियूर मरियम्मन तेप्पाकुलम मदुरै में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर टैंक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच की अधिकारी वीरा राणा मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव होंगी। मध्य प्रदेश में निर्मला बुच पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। उसके बाद वीरा राणा दूसरी महिला मुख्य सचिव होंगी। चीनी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की शाखा अलीपे सिंगापुर होल्डिंग ने खुले बाजार में लेन-देन के जरिए ऑनलाइन मंच जोमेटो में अपनी समुची 3.44% हिस्सेदारी 3,337 करोड़ रुपए में बेच दी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने G20 अवसंरचना कार्यबल की एक कार्यशाला में कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को धन जुटाने में मदद के लिए भूमि बाजारों में सुधार करने की जरूरत है। विवेक देबरॉय ने कहा, भूमि बाजार में सुधार का मतलब केवल संपत्ति कर नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से हमें यह जानने की जरूरत है कि जमीन के किस हिस्से का मालिक कौन है और कई हिस्सों में भूमि रिकॉर्ड नकली है। भारत ने कृषि व्यापार में प्रमुख रुचि रखने वाले WTO समूह से कहा है कि वह कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण के संबंध में स्थायी समाधान मिलने से पहले निर्यात प्रतिबंध लगाने जैसे किसी भी नए मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा। प्रोसेस इंटरिम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एरविन टू ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के लिए कंपनी के आंकड़ों की घोषणा करते हुए कहा कि बायजू का बाजार मूल्यांकन $3 अरब से नीचे हो गया है। हालांकि उन्होंने निश्चित आंकड़ों का खुलासा नहीं किया। डीप फेक से निपटने के लिए नियमों को कड़ा करते हुए गूगल ने कहा कि YouTube पर कंटेंट पोस्ट करने वालों को किसी भी बनावटी या कृत्रिम सामग्री के बारे में खुलासा करना होगा। गूगल ने कहा कि वह अपनी गोपनीयता अनुरोध प्रक्रिया का इस्तेमाल करके YouTube पर AI से बनी या अन्य कृत्रिम अथवा बनावटी सामग्री को हटाएगा। खासतौर से विख्यात लोगों के चेहरे या आवाज का इस्तेमाल करने पर ऐसा किया जाएगा। प्रमुख लॉजिस्टिक कंपनी DP वर्ल्ड ने गुजरात के हजीरा और दिल्ली NCR के बीच एक समर्पित रेल माल ढुलाई सेवा शुरू की। DP वर्ल्ड ने एक बयान में कहा कि टिकाऊ, सुनिश्चित, विश्वसनीय और फुर्तीली लॉजिस्टिक्स सेवा सरल दक्षिण गुजरात में स्थित व्यवसायों के लिए उनके दरवाजे पर टिकाऊ माल ढुलाई समाधान प्रदान करेगी और उन्हें दिल्ली NCR क्षेत्र और आसपास के बाजारों से जोड़ेगी। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने 45,000 करोड़ रुपए के 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की। मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इनमें से 2 लिथियम ब्लॉक हैं। एक लिथियम ब्लॉक जम्मू कश्मीर में है, जबकि दूसरा ब्लॉक छत्तीसगढ़ में है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में ABJ शिपयार्ड और अन्य सहयोगी कंपनियों के खिलाफ हालिया तलाशी में नकदी और आभूषण जब्त किए हैं, जिनका संयुक्त मूल्यांकन लगभग 5 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र सरकार पिछले कुछ दिनों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद का सामना करने वाले किसानों को राहत देगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि 3 हेक्टेयर भूमि तक के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। सहायता की राशि फसल क्षति आंकलन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तय की जाएगी। मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने कहा कि वह कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट पूर्व में सिनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ प्रस्तावित विलय को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। जी एंटरटेनमेंट ने उस मीडिया रिपोर्ट का भी खंडन किया जिसमें कहा गया था कि $10 अरब का इस विलय योजना के धराशायी होने का जोखिम है, क्योंकि विलय के बाद बनने वाली इकाई के मुखिया को लेकर संशय है। कंपनी ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। थाईलैंड के अयुत्या शहर का नाम प्राचीन भारतीय शहर अयोध्या के नाम पर रखा गया है। यहाँ एक ऐसा राजवंश है जिसके हर राजा को राम का अवतार माना जाता है।
थाईलैंड में 22 वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षक डॉक्टर सुरेश पालगिरी ने कहा कि भारत की अयोध्या और थाईलैंड की अयोध्या में समानता यह है कि हम अपने पूर्वजों, अस्तित्व और परंपराओं को नहीं भूले हैं। इतने वर्षों के बाद भी हम थाईलैंड और भारत में अभी भी श्री राम में विश्वास करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इजराइल और हमास के बीच बंधकों और कैदियों की अदला बदली के समझौते के बीच रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति का एक काफिला बंधकों को लेकर इजराइल पहुंचा, जिन्हें हमास द्वारा काफी समय से बंधक बनाकर रखा गया था। कतर के मध्यस्थता के बाद हाल ही में इजराइल ने संघर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का फैसला किया था, जिसके बाद हमास ने बंधकों को छोड़ने का निर्णय लिया। समझौते के बाद हमास की ओर से कहा गया कि इजरायली गोलाबारी के कारण 3 बंधकों ने अपनी जान गंवाई। इसमें हमास का कोई हाथ नहीं है। हमास से रिहा किए गए रूसी नागरिकता वाले 2 बंधक गाजा से मुक्त होने के बाद इजराइल के अस्पताल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा जारी एक बयान में रिहा किए गए 2 बंदियों का नाम 50 वर्षीय येलेना द्रुपानोव और 73 वर्षीय इरिना बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गाजा पट्टी एक बड़ी मानवीय आपदा में थी। उन्होंने दुनिया से कहा, हमें दूसरी ओर नहीं देखना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में कहा, संघर्ष विराम को लंबा खींचने के लिए गहन बातचीत हो रही है, जिसका हम दृढ़ता से स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हमें एक सच्चे मानवीय युद्ध विराम की आवश्यकता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के नजदीक बनाए जा रहे नए इजरायली गांव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। समारोह में शामिल होने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध के कारण नुकसान झेल रहे सभी समुदायों को पुनर्निर्माण को लेकर गंभीर हैं और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले में मारे गए स्थानीय नेता को श्रद्धांजलि देते हुए इस गांव का नाम ओफिर के नाम पर करने की बात कही। ओफिर मूल रूप से शार हनेगेव क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख थे, जिनकी 7 अक्टूबर को हमास के हमले में मौत हो गई थी। नेपाल के उच्चतम न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किए जाने के 5 महीने बाद औपचारिक रूप से इस तरह के एक विवाह को पंजीकृत किया गया। इसी के साथ नेपाल ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में लगभग 17 दिन तक फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित ढंग से निकाले जाने के अभियान को भारत की एक अद्भुत उपलब्धि बताया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया है। नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में उन्हें दोष मुक्त किए जाने को चुनौती देने संबंधी अपील NAB ने वापस ले ली, जिससे मामले में भी उन्हें बरी किए जाने संबंधी फैसले को बरकरार रखा गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि मई में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले सहित अभूतपूर्व हिंसा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को पद से हटाने की कोशिश थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी कि PTI का नेतृत्व करने के लिए बैरिस्टर गौहर खान को नामित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने पेरिस में 3 दिवसीय वार्ता के पहले दिन आज मुलाकात की है। थॉमस बाक की अध्यक्षता वाला बोर्ड आगामी पेरिस 2024 संस्करण के लिए आयोजन समितियों की प्रगति की समीक्षा करेगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज अंतिम 16 के मुकाबले खेले जाएंगे। आज प्री क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरेंगे। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की उन्नति हुड्डा जापान की खिलाड़ी से भिड़ेंगी। वहीं पुरुष एकल मैच में भारत के किरण जॉर्ज और प्रियांशु राजावत पुरुष एकल वर्ग में अंतिम 16 का मैच खेलेंगे। इससे पहले कल खेले गए प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में भारत को तगड़ा झटका झेलना पड़ा। भारत के स्टार शटलर किदाम्बी श्रीकांत पहले ही राउंड में हारकर बाहर हो गए। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में कनाडा को 12-0 के बड़े अंतर से हराया। भारत के लिए सर्वाधिक 4 गोल मुमताज खान ने दागे। उनके अलावा अनु और दीपिका ने 3-3 गोल किए, जबकि मोनिका टोप्पो और नीलम ने भारत के लिए 1-1 गोल किए।
बीसीसीआई ने टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ पर एक बार फिर भरोसा जताया है। दरअसल बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ के कार्यकाल को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ के साथ साथ कोचिंग स्टाफ में भी कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्य कोच द्रविड़ के साथ विक्रम राठौर बल्लेबाजी कोच, पारस म्हाम्रे गेंदबाजी और टी दिलीप फील्डिंग कोच के पद पर बने रहेंगे। भारत की महिला ए टीम ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 मैच में इंग्लैंड को 3 रन से हरा दिया। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 134 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 8 विकेट गंवाकर 133 रन ही बना सकी। भारत के लिए दिशा कसात ने 32 गेंद में 3 चौकों की मदद से 25 रन की पारी खेली। उनके अलावा वृंदा दिनेश और जी दिव्या ने 22-22 रन का योगदान दिया। यूएफए चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की आगे की राह मुश्किल हो गई है। बुधवार की देर रात मैनचेस्टर यूनाइटेड और गिलिस्ट्री के बीच खेला गया मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। इस ड्रॉ के साथ ग्रुप ए में आखिरी पायदान पर आने के बाद अंतिम 16 में पहुंचने की मैन यू की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई है। वहीं बुधवार को ही खेले गए अन्य मुकाबलों में आर्सेनल ने लेंस को 6-0 से हराने में सफलता हासिल की। इस जीत के साथ ही आर्सेनल ने सुपर 16 में जगह पक्की कर ली है। विनोद चोपड़ा की फिल्म बारहवीं फेल ने बॉक्स ऑफिस पर 50.68 करोड़ रुपए की कमाई की। यह फिल्म अनुराग पाठक के उपन्यास बारहवीं फेल पर आधारित है। नेटफ्लिक्स ने सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और आदर्श गौरव अभिनीत आगामी फिल्म खो गए हम कहां की घोषणा की, जो 26 दिसंबर को स्ट्रीमिंग सेवा पर अपनी शुरुआत करेगी। खो गए हम कहां 3 युवा दोस्तों की कहानी है जो सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं और आकांक्षाओं, रिश्तों और भावनाओं को एक साथ पार करते नजर आ रहे हैं। ऋतिक रोशन के साथ ही साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा हो गई है। अगले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होगी यह फिल्म। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म एनिमल रफ्तार बुलेट ट्रेन बन गई है। फिल्म ने रिलीज के पहले ही करोड़ों छाप लिए हैं। एडवांस बुकिंग में एनिमल छप्पर फाड़ कमाई कर रही है। महज 5 दिनों में फिल्म ने लाखों टिकटें बेच ली है।